हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम क्लास 8 के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है इसमें पाठ 5 के साथ उपस्थित हैं और आज हम इसमें चर्चा करेंगे समास के बारे में और आज का हमारा टॉपिक भी समास ही है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समास का मतलब होता है संक्षेप। किसी बृहद वाक्य को, बृहद शब्द को संक्षिप्त करना, संक्षेप में करना ही क्या है, समास कहलाता है। इसको हम जो है इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। जैसे समास शब्द का अर्थ क्या होता है। समास शब्द का अर्थ है छोटा करना, अर्थात एक से अधिक शब्दों को क्या जोड़कर, एक से अधिक शब्दों को जोड़कर उन्हें संक्षिप्त रूप देना या उन्हें संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास शब्द का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना, अर्थात एक से अधिक शब्दों को जोड़कर उन्हें संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना ही समास कहलाता है। जैसे राम का भजन, वाक्यांश को अगर हम संक्षिप्त कर दें तो राम भजन हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, जैसे मैंने एक वाक्य ये कहा कि राम का भजन, लेकिन अगर राम का भजन इस वाक्य को और संक्षिप्त कर देना रहे तो राम भजन। ठीक है, जो यहाँ पर अंकित है इसको हम देखेंगे कि राम का भजन को हम राम भजन ऐसा कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी प्रकार किसी वाक्यांश को छोटा करने या फिर उसको जो है संक्षेप में कहने या लिखने की विधि ही क्या कहलाती है, या लिखने की प्रक्रिया या लिखने की विधि ही समास कहलाती है या उसे हम समास कहते हैं। जैसे इसका एक शाब्दिक परिभाषा के अंतर्गत अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया जो है समास कहलाता है या समास कहलाती है या फिर उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया जो है समास कहलाती है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब जो है विशेष के अंतर्गत एक छोटा सा पॉइंट बिंदु है, समास रचना के बाद बनने वाला जो पद होता है वह सामासिक पद, यानी उसको हम समास या समस्त पद भी कह सकते हैं। पुनः ध्यान देंगे, समास रचना के बाद बनने वाला शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। अब जो है समास विग्रह, समास विग्रह ये क्या है। समस्त पद के दोनों पदों को, समास में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का आशय पहला जो पद होता है और उत्तर पद यानी कि इसके बाद का जो अंतिम पद होता है। समस्त पद के दोनों पदों को पृथक पृथक यानी कि अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। किसे, समस्त पद के दोनों पदों को पृथक करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर एक शब्द अंकित है, जैसे राजकुमार, यानी कि यह समस्त पद है। समास विग्रह के अंतर्गत इसका आशय है राजा का कुमार। ठीक है, राजकुमार यह शब्द जो है समस्त पद है और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार। उसी प्रकार चंद्रमुख है, यानी कि चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, ये इसका समास विग्रह हो गया। उसी प्रकार धर्म भ्रष्ट है तो धर्म से भ्रष्ट, और फिर समस्त पद करेंगे तो धर्म भ्रष्ट। उसी प्रकार सप्तर्षि, सप्तर्षि शब्द एक संख्या है तो 7 ऋषियों
का समूह, 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो है समस्त पद का निर्माण होता है और किस प्रकार से हम इसको समास विग्रह कर सकते हैं और उनके अर्थ कैसे परिवर्तित होते हैं। अब यहाँ पर हम समास होते कितने प्रकार के हैं इनको समझेंगे। तो समास के अंतर्गत समास के 6 भेद होते हैं, 6 भाग होते हैं, जिसमें पहला जो है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु समास और नंबर 5 आपका द्वंद्व समास है और नंबर 6 आपका बहुव्रीहि समास है। तो आइए हम नंबर 1 जो है पहला अव्ययी भाव समास की चर्चा शुरू करते हैं। कहते हैं कि जिस समास का प्रथम पद तथा दूसरा पद अव्यय, यहां पर एक शब्द आया है अव्यय। अव्यय जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसको अ को अलग करें और यहाँ पर व्यय, व्यय का जो अर्थ होता है वह होता है खर्च करना, यानी कि ऐसा शब्द या ऐसा पद जो बिल्कुल खर्च ही ना करे, यानी ज्यों का त्यों पड़ा रहे, वही अव्यय शब्दों के अंतर्गत आ सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद अव्यय होता है वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, यानी दिन तो है लेकिन ये नहीं, प्रतिदिन यानी रोजाना, प्रत्येक दिन, ठीक है। यानी निडर, डर के बिना, भर पेट, पेट भर, यानी उसमें कोई संशय नहीं है। पेट भर यानी कि पेट हमारा कैसा है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। डर यानी कि निडर, उसमें जरा सा भी भय की आशंका नहीं है, पूर्ण रूप से निडर है वह। और प्रतिदिन यानी कि एक भी दिन का अंतर नहीं है, वह प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन अपने कार्यों को कर रहा है, यानी कि इसमें खालीपन नहीं है, रिक्तता नहीं है। इसी प्रकार से इन एग्जाम्पल में देखेंगे तो यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति उसी के अनुसार, आजीवन यानी जीवन भर और आमरण यानी कि मृत्यु तक। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। कहते हैं कि जिस समास का कौन सा दूसरा पद क्या हो, प्रधान तथा पहला पद गौड़ होता है। प्रधान यानी कि मुख्य, आप जानते हैं, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला पद प्रधान और पहला पद दूसरा पद, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौड़ हो, वही तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे शयन कक्ष, यानी कि पहला पद क्या है, प्रधान है, कक्ष कैसा है, सोने वाला है। भक्ति कैसी है, देश के लिए है। चुंबी कैसी है, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो पहला पद आपका यहाँ पर प्रधान है, यानी कि पहला पद गौड़ तथा दूसरा पद प्रधान, वही आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान तथा पहला पद गौड़ होता है वही तत्पुरुष समास कहलाता है। अब जो है हमारा तत्पुरुष के ही जो है यहाँ पर कुछ भेद हैं जिनकी संख्या 6 है, इसको देख लेते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो जैसा कि हम कारक पढ़े हैं और कारक में कुछ कारक चिन्ह होते हैं जो यहाँ पर निम्नांकित हैं, इसको हम समझेंगे। जैसे कर्म के लिए को है, करण तत्पुरुष के लिए के द्वारा है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए के लिए, अपादान के लिए से, संबंध के लिए का और अधिकरण के लिए में, ठीक है। तो इसमें हमें मुख्य रूप से कारक चिन्हों का ध्यान रखना है। मुख्य रूप से कारक चिन्हों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब जो है नंबर 3 हमारा ये है कर्म तत्पुरुष, यानी कि
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चलिए अब हम कर्मधारय समास को समझते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। जिस समास के दोनों पदों में, जिस समास के दोनों पदों में क्या विशेषण और विशेष्य, विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का क्या हो, संबंध हो, का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। हमें दो तथ्यों को ध्यान में रखना है, विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का जब आपस में संबंध होता है तब जो है वह कर्मधारय समास कहलाता है। और इसमें जो है पहला जो पद होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है, न कि गौड़। पहला पद जो है वह प्रधान होता है। चलिए आइए इसको समझेंगे। जैसे पीतांबर शब्द है, पीत धन अंबर, ठीक है, पीत यानी कि पीला, अंबर यानी कि वस्त्र हो जाएगा। तो फिर जिसका समास अगर विग्रह हम करेंगे तो जो इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा, पीला है जो वस्त्र। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, नीला क्या है, विशेषण है, पीला भी क्या है, विशेषण है। उसी प्रकार से परम धन आत्मा यानी कि परमात्मा, यानी आत्मा कैसी है, वह परम है, ठीक है। तो यह विशेषण के अंतर्गत आएगा। धन कैसा है, विद्या रूपी धन है, और नयन कैसा है, कमल के समान है। तो यह अपने आप में विशेषता को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। अब जो है हमारा नंबर 4 है द्विगु समास। नंबर 4 द्विगु समास। और द्विगु समास को हम बहुत ही आसानी से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण होता है। इस समास को समझने का सबसे आसान जो है तरीका है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस प्रकार से आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे त्रिभुवन, भुवन मीन्स भवन होता है, त्रि यानी एक संख्या है, कैसा है, 3 भवनों का समूह, उसको हम त्रिभुवन कहते हैं। अगर पूछा जाए त्रिभुवन में कौन सा समास है तो हम इसका पहला पद जो है देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। उसी प्रकार मूर्ति, त्रिमूर्ति, वटी कैसी है, पंच यानी 5, वट यानी वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह, मूर्ति मूर्तियों का समूह, रत्न कितने, 9 रत्नों का समूह। यहां पर भी संख्या प्रदर्शित हो रही है, ठीक है। इसके बाद शताब्दी है, यानी कि 100 वर्षों का क्या समूह। यहाँ पर हम समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी संख्या को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो अगला है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को सबसे आसान तरीका है इसका समझने के लिए कि जिस समास के क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, चाहे वह पूर्व पद हो या फिर उत्तर पद हो। उत्तर पद यानी कि अंतिम पद। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच क्या और शब्द का लोप हो जाता है। दोनों पदों के बीच में जो ये और शब्द आता है, जब इसका लोप हो जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे रात दिन, यह एक पद है, रात दिन, बीच में एक डैश लगा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम विग्रह करते हैं इसका, तो देखते हैं रात और दिन, और जब पुनः इसको हम पद के में परिवर्तित करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और का लोप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अदृश्य हो जाएगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार माता पिता है,
माता और पिता, भाई बहन है, भाई और बहन। कहने का आशय कि और शब्द का क्या होगा, लोप हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बहुव्रीहि समास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुव्रीहि जिस समास के दोनों पदों में से, जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद क्या हो जाए, प्रधान हो जाए, वह अब यानी कि बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, आनन मीन्स मुख होता है, कैसा, दश, यानी कि 10 है आनन, वो कौन है, रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात वो कौन है, गणेश। नीलकंठ, कहने का आशय कि ये समस्त पद है, ये इसका विग्रह है, लेकिन एक तीसरा भाव इसका बन रहा है। 10 आनन, 10 मुखों वाला कौन है, वह है दशानन, यानी कि रावण। इसका एक अलग भाव मिल रहा है, इसका एक अलग पद बन रहा है। लंबोदर, यानी कि उदर मीन्स पेट होता है, जिसका पेट कैसा हो, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात वो है कौन, वो है गणेश। नीले कंठ वाला, यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो कौन है, शिव। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जैसे एक शब्द यहाँ और भी है, वीणा पाणी, यानी कि वीणा है हाथ में जिसके, कौन, अर्थात माँ सरस्वती। अब यहाँ पर थोड़ा सा संधि और समास में हम अंतर भी समझ लेते हैं। संधि वर्णों के मेल से बनती है, ये हम जानते हैं। दो वर्णों के आपस के मेल को संधि कहते हैं, या फिर संधि वर्णों के मेल से होती है, जबकि वहीं पर समास जो है शब्दों के मिलने से बनता है। संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप क्या होता है, नहीं होता है, जबकि सामासिक पदों में कारक अथवा अव्यय शब्दों का क्या होता है, लोप हो जाता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर समझ लेते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, यानी कि नीला कंठ है जिसका, वो कौन है, वो है शिव जी। ठीक है, यानी कि ये कर्मधारय समास के अंतर्गत है। और नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत है। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, ये सिर्फ कर्म को प्रदर्शित कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही बारीक एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका अंतर है। तो ऐसा जो है यहाँ पर हमारा ये समास का टॉपिक ये संपूर्ण होता है, यानी कंप्लीट होता है, पूरा होता है। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।